नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के करीब 20 महीनों के इंतजार के बाद अब कल यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट राज्य सरकार को मिल जाएगा। शुक्रवार की सुबह 11 बजे ड्राफ्टिंग कमेटी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से ड्राफ्ट सौंपेगी। करीब 2 लाख ऑनलाइन और ऑफलाइन सुझाव आए, जिसके बाद 30 से ज्यादा बैठक हुई और 20 महीने के इंतजार के बाद यह ड्राफ्ट सरकार को मिलने जा रहा है। वहीं 3 फरवरी को इस ड्राफ्ट को कैबिनेट के सामने रखा जाएगा और उसके बाद 6 फरवरी को राज्य विधानसभा में यूसीसी का बिल पेश किया जाएगा। विधानसभा में बीजेपी के पास बहुमत है और इसे पास कराने में भी कोई मुश्किल नहीं होने वाली है। राज्यपाल के पास करते ही ये कानून बन जाएगा। हालांकि अगर किसी केंद्रीय कानून को प्रभावित करने वाले प्रावधान ड्राफ्ट में होते हैं तो फिर राज्यपाल यूसीसी ड्राफ्ट को राष्ट्रपति को भी भेज सकते हैं। विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है, उसमें संघीय सीमा के अंतर्गत या जो केंद्र सरकार के जो हमारी जो निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया है उसमें राज्य सूची या समवर्ती सूची है, तो यदि विषय ऐसा है कि वह केंद्र सरकार को विषय किया जाना भेजा जाना है तो राज्य सरकार उसमें अवश्य राय लेगी। उत्तराखंड में लागू होने जा रहे यूसीसी का इंतजार देश भर को है और इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी के संकल्प पत्र में भी यूसीसी की छाप दिख सकती है। मैनिफेस्टो को लेकर लोगों से बीजेपी जो सुझाव ले रही है उसमें यूसीसी की खासी डिमांड है। अगले एक हफ्ते में यूसीसी पर प्रदेश सरकार स्थिति साफ कर देगी। ऐसे में राज्य के साथ साथ देश में लोगों की नजर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर है। लोकसभा चुनाव में देश भर में नमो ऐप के जरिए बीजेपी लोगों से अपने संकल्प पत्र को बनाने के लिए सुझाव मांग रही है, जिसमें लोगों के यूसीसी को देश भर में लागू करने की मांग उठ रही है। वहीं हेल्थ सेक्टर को लेकर भी लोग चाहते हैं एजुकेशन सेक्टर में भी सुधार हो। यूसीसी पे हमारे पास काफी सुझाव आ रहे हैं और लोगों का जो निर्णय है उस पर भी विचार किया जाएगा और आने वाले समय में शायद ये लागू भी हो जाए। इन सुझावों पर अब बीजेपी की मैनिफेस्टो कमेटी काम करेगी। पार्टी इसके लिए टीम बना रही है जो सभी सुझावों को देखने के बाद संकल्प पत्र तैयार करेगी। जनहित की क्या क्या बातें हैं जिनको हमको जनता के बीच में उन मुद्दों को लेकर के जाना है, ये भी सारा तय होगा। और नमो ऐप के माध्यम से भी अधिक से अधिक लोगों को नमो ऐप डाउनलोड करने के लिए इस समय अभियान चल रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जो भी फैसला होगा उस पर देश की निगाहें होंगी, इसीलिए माना जा रहा है कि इस बार ये देश भर का एजेंडा भी हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। 5 फरवरी से उत्तराखंड विधानसभा का सेशन शुरू होने जा रहा है। 4 दिन का यह सेशन जहां सत्ता पक्ष के लिए खास होने जा रहा है, वहीं विपक्ष भी जनता से जुड़े मुद्दों को धारदार तरीके से उठाने की तैयारियों में जुटा हुआ है। देखिए हमारी रिपोर्ट। पांच फरवरी से बुलाया गया विधानसभा सेशन सत्ता पक्ष के लिहाज से खास रहने वाला है, क्योंकि इस सेशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड और राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण के 2 महत्वपूर्ण बिल लाने की तैयारी है। वहीं विपक्ष भी अपने मुद्दों को तैयार कर रहा है। सिलक्यारा टनल, अंकिता भंडारी मर्डर केस में वीआईपी का नाम और जिला विकास प्राधिकरणों से पहाड़ में हो रही समस्याओं को उठाने की प्लानिंग है। यूसीसी जैसे मुद्दों पर विपक्ष ड्राफ्ट सार्वजनिक होने का इंतजार कर रहा है। हाकम सिंह का छूट जाना, चाहे वो इनके मंगलौर के मंडल अध्यक्ष का पटवारी पेपर लीक में नाम आना, अंकिता की मां के कहने के बावजूद भी वीआईपी का खुलासा ना होना, सबूतों का मिटाया जाना और केदारनाथ की सोने की चोरी की जो घटना घटी उसमें अभी तक जांच नहीं बैठाना, टनल वाला मैटर है, उसके अलावा हमारा जोशीमठ का मामला है, ये सारे मामले जोर शोर से उठेंगे। सत्ता पक्ष का कहना है कि हम काम करने वाले लोग हैं, विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे विश्व के लिए नजीर बना। उनके जवाब देने को तैयार हैं। हाँ, मैं एक बात कह सकता हूँ, पिटे पिटाए मुद्दों पे जिस प्रकार से वो बोलते हैं तो उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए वो अपनी बात रखें, लेकिन सरकार तैयार है उनके हर बात को जवाब देने के लिए।
यूसीसी और राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण जैसे बिल को सत्ता पक्ष अपना सुरक्षा कवच बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है और संख्या बल के हिसाब से दोनों ही बिलों का पास होना तय नजर आ रहा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नो प्रभात की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आज राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात की है और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह का आज 1 फरवरी को जन्मदिन है और इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने उन्हें बधाई दी। उत्तराखंड में कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव से कन्नी काटते दिख रहे हैं। इस लिस्ट में नया नाम जुड़ा है पूर्व सीएम हरीश रावत का, जिन्होंने अब हरिद्वार से अपने बेटे वीरेंद्र का नाम आगे कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। जिस हरिद्वार लोकसभा सीट से कल तक पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को फिर से दावेदार माना जा रहा था, उसी हरिद्वार सीट को लेकर हरीश रावत के एक बयान ने सियासी माहौल बदल दिया। हरिद्वार से अब हरीश रावत अपने बेटे वीरेंद्र रावत को उम्मीदवार के तौर पर देखना चाहते हैं। इसके लिए हरीश रावत को हरिद्वार की जनता, समर्थकों और कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ और आशीर्वाद चाहिए, ताकि पार्टी 2024 के लिए बेटे वीरेंद्र रावत का नाम फाइनल कर सके। तो वीरेंद्र रावत भी खुद को तैयार बता रहे हैं। इस समय कोरोना काल में वीरेंद्र ने खानपुर क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया था, बल्कि भाजपा की हार की पृष्ठभूमि लिखने का काम उसी ने किया था। किसी कारण में विधानसभा के चुनाव में पार्टी उसको कंसीडर नहीं कर पाई। मेरा कोई ऐसा नहीं है कि फला मुझको दो, मेरे बेटे को दो। जो भी पार्टी के लिए उपयुक्त है, जो जीत सकता है, उसको दे। हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है और कार्यकर्ता की महत्वाकांक्षा होनी भी जरूरी है। महत्वाकांक्षा होगी तभी वो काम भी करता है। तो मैं कोई साधु सन्यासी तो हूँ नहीं कि मैं इसको डिनाई करूँ। अगर पार्टी और उत्तराखंड की हरिद्वार की महान जनता मुझे मौका देती है, वहाँ के हमारे कार्यकर्ता मौका दे देते हैं, चाहते हैं कि मुझे मौका मिले, तो निश्चित रूप से मैं तैयार हूँ। हरीश रावत ने बेटी का नाम आगे किया तो परिवारवाद के आरोप लगने शुरू हो गए। हरिद्वार सीट से हरीश रावत की पत्नी रेणुका रावत 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। साल 2017 में हरिद्वार ग्रामीण सीट से हरीश रावत उम्मीदवार रही तो 2022 में इसी सीट से उनकी बेटी अनुपमा रावत विधायक हैं। अब 2024 लोकसभा चुनाव में हरीश रावत ने बेटे वीरेंद्र का नाम आगे किया है। वहीं हरीश रावत के दूसरे बेटे आनंद रावत यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। कभी हरीश रावत के करीबी रहे रणजीत रावत ने कहा कि ऐसा क्यों है, इस सवाल का जवाब भगवान ही दे सकते हैं। तो बीजेपी ने इसे कांग्रेस की परंपरा बताया। भाई ये तो प्रश्न आप गलत आदमी से पूछ रहे हैं। ये सवाल तो आपको ऊपर वाले से पूछना था कि इतनी सारी प्रतिभाएं एक ही घर के, एक ही छत के नीचे कैसे कर दी, और बाकी टिकट मांगने का अधिकार सबका है। परिवारवाद की ये पार्टी है, जिसलिए हम ये सच्चाई है और इस सच्चाई को आज हरीश रावत जी इसको पूरा कर रहे हैं। और आज वो स्वयं भी माननीय मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड प्रदेश के और सांसद रहे हैं। उनकी बेटी आज विधायक है और अब बेटे के लिए भी उनको टिकट चाहिए। तो इससे बड़ा परिवारवाद क्या हो सकता है। हरिद्वार से कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा, उस नाम पर मोहर कांग्रेस का हाईकमान लगाएगा। लेकिन अपने बेटे का नाम आगे करके हरीश रावत ने एक बार फिर हरिद्वार सीट पर दावा जरूर ठोक दिया है। रामनगर से गोविंद पाटनी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि उन्हें बेटे के टिकट के लिए बड़े नेताओं का साथ चाहिए, जिसमें करण मारा, यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह और गणेश गोदयाल शामिल हैं। प्रदेश अध्यक्ष करण मारा के रिश्ते में हरीश रावत जीजा हैं। करण मारा का कहना है कि रिश्ता अपनी जगह है और राजनीति अपनी जगह और दावेदारी करने का हक सबको है। वहीं कांग्रेस इलेक्शन कमेटी के मेंबर प्रीतम सिंह का कहना है कि यह फैसला प्रदेश अध्यक्ष, नेता विपक्ष प्रभारी को करना है। जिसे टिकट मिलेगा सब उसके लिए मेहनत करेंगे। मेरी अपनी आइडेंटिटी है, मेरी अपनी राजनीति है। हरीश रावत जी अपनी राजनीति करते हैं और उनके बच्चे भी अगर राजनीति में आते हैं वो अपनी योग्यता के आधार पर आते हैं। अगर आज अनुपमा विधायक है तो जनता ने चुन के भेजा है ना,
कि हरीश रावत जी ने तो उनको नहीं जिता के भेजा, जनता ने चुन के भेजा है, तो किसी योग्यता को इस बात से जोड़ना कि फलाने का बेटा है, फलाने की बेटी है, फलाने का साला है, ये गलत परंपरा है। मामला है, टिकट तो प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष और जो प्रभारी हैं वो तय करेंगे कि किसको टिकट दिलाना है, और जिसको भी टिकट दिलाया जाएगा कांग्रेस के सब लोग उसको जो है जिताने का काम करेंगे। क्या आपने कभी सुना है कि किसी मोबाइल का भी अपहरण हो सकता है और उसके लिए फिरौती भी मांगी गई? क्या ये मामला? आइए हमारी खास रिपोर्ट को आपको दिखाते हैं। अक्सर मोबाइल चोरी होते ही सबसे पहले चोर मोबाइल को स्विच ऑफ कर देते हैं ताकि पीड़ित शख्स उस पर किसी तरह का संपर्क न कर सके। लेकिन चोरी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें चोर ने मोबाइल को चोरी करने के बाद उसके लिए फिरौती मांगी, और वो भी एक बीजेपी विधायक से। दरअसल मामला बीती 24 जनवरी का है, जब गंगोलीहाट से बीजेपी विधायक फकीर राम दिल्ली से देहरादून ट्रेन से आ रहे थे कि इसी बीच बिजनौर के पास उनका मोबाइल किसी ने चोरी कर लिया। जिसके बाद विधायक ने अपने नंबर पर दूसरे फोन से कॉल की तो चोर ने बकायदा कॉल रिसीव की और मोबाइल देने के बदले 500 रुपए की मांग की, और रुपए नहीं देने पर मोबाइल देने से इनकार कर दिया। जिसके बाद विधायक ने इसकी शिकायत देहरादून में जीआरपी थाने में की, जिस पर अब पुलिस जांच कर रही है और चोर की तलाश में जुटी है। बिजनौर के आसपास जब वो सोए थे तो उनके जो मोबाइल है वो चोरी हो गया था। इस संबंध में क्योंकि उन्होंने हमारे यहाँ सूचना दी थी तो हमारे यहाँ मुकदमा पंजीकृत हम लोगों ने किया है। मोबाइल चोरी के मामले को लेकर जब विधायक फकीर राम से न्यूज 18 ने बात करनी चाहिए तो उन्होंने इस पर कोई बात नहीं की, लेकिन एक चोर के मोबाइल के बदले इस तरह रुपए मांगने पर पुलिस भी हैरान है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्दवाल की रिपोर्ट। अगर हम आपसे कहें कि उत्तराखंड के हल्द्वानी से निकलकर एक शख्स रातों रात इंटरनेशनल ड्रग माफिया बन गया और सीधे अमेरिका और ब्रिटेन जैसी ताकतों को चुनौती देने लगा, तो शायद आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन यह बात सच है। इस इंटरनेशनल ड्रग्स किंग की कहानी आपको भी हैरान कर देगी। तस्वीर में दिख रहा है ये कोई सामान्य शख्स नहीं बल्कि 15,000 करोड़ डॉलर का मालिक है, जो इसने पिछले 10 सालों में कमा डाले, और वो भी सीधे उत्तराखंड में हल्द्वानी के तिकोनिया इलाके से अमेरिका जाकर नशे का धंधा कर। 40 साल के बनमीत सिंह का ये कारनामा आपको हैरान कर देगा। बनमीत ने इंग्लैंड में रहते हुए विश्व की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका के 50 राज्यों में डार्क वेब के जरिए अपने पैर पसारे और प्रतिबंधित दवाओं और ड्रग्स का जाल ऐसा फैला दिया कि अब उत्तराखंड पुलिस तक इसकी रिकॉर्ड खंगाल रही है। जब हमने इनका पता किया तो इनका नाम जो है निकला है बनमीत सिंह, और इनकी फैमिली हल्द्वानी में रहती है, इनकी वाइफ यहाँ रहती है, इनका बच्चा यहाँ रहता है। हमारे लेवल पे जितना वेरिफिकेशन अब तक हुआ है उसके हिसाब से नैनीताल जिले में इनका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं मिली है। इंटरनेशनल ड्रग माफिया के देवभूमि कनेक्शन की कहानी हैरान करने वाली है। दरअसल बनमीत के ड्रग कनेक्शन के चलते उसकी गिरफ्तारी साल 2019 में इंग्लैंड में हुई। 2023 में अमेरिकी जांच एजेंसी ने उसे रिमांड पर लिया, जिसके सामने बनमीत ने अमेरिका में प्रतिबंधित ड्रग फेंटेनाइल, LSD, एक्सटेसी, जेनेक्स, केटामाइन और ट्रामाडोल जैसी अनेकों दवाओं और ड्रग्स की सप्लाई की बात कबूल की है, जिसके बाद उसे 8 साल की कैद की सजा हुई है। हैरानी की बात यह है कि उसके पास ड्रग से कमाए 15,000 करोड़ डॉलर हैं। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।